Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. चलिए. So audio video is clear. So कहाँ कर रहे थे? क्या कर रहे थे? Soil mechanics चल रही थी. So in soil mechanics में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी कॉम्पैक्शन. Soil mechanics in the last class compaction was completed. कॉम्पैक्शन कंप्लीट कर लिया था हमने. So compaction was being completed by us. तो 4 चैप्टर हमने कर लिए आपके सॉइल मैकेनिक्स के. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द कैपिलरिटी. आज हम कैपिलरिटी से स्टार्ट करेंगे. सो कॉम्पैक्शन कंप्लीट कर लिया था. विल बी स्टार्टिंग विद द कैपिलरिटी ऑफ द सॉइल. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टर्म्ड एज कैपिलरिटी इन सॉइल. तो अगला पॉइंट जो डिस्कशन का हमारे पास इज टर्म्ड एज कैपिलरिटी इन सॉइल. So next of the point of reference is termed as capillarity in soil. So first of the point of discussion, पहला point जो discussion का है इसके अंदर वो है capillary water. The first of the point of discussion here is termed as capillary water. तो पहला point जो reference का है हमारे पास वो है capillary water. अब इसको environment में मैंने बता रखा है आपको. I have discussed this term in environment also. Environment में इसको हमने discuss किया हुआ था ground water development के अंदर. I have discussed this term capillary water in groundwater development. तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसे. कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर इज द वाटर एज सजेस्टेड बाय द नेम व्हिच इज बीइंग लिफ्टेड बाय द कैपिलरी फोर्सेस अबव द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो लिफ्ट हुआ किसके ऊपर? वाटर टेबल लेवल के ऊपर. किसकी मदद से? कैपिलरी फोर्सेस की मदद से. दिस वाटर रिमेन्स इन सस्पेंशन इन द वॉइड्स. So this water remains in the suspension in the voids. ये वाटर कहाँ रहता है? सस्पेंशन में रहता है voids के अंदर. And fill the voids. ये वाटर voids में सस्पेंशन में रहता है और voids को fill कर देता है. तो कैपिलरी वाटर वो वाटर होगा जो लिफ्ट होगा कैपिलरी फोर्सेस से, जो फिल होगा, जो लिफ्ट होगा कैपिलरी फोर्सेस से किसके ऊपर? ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के ऊपर. इसका मतलब सारी कहानी किसके ऊपर आगे रुक गई? तो मैंने एक टर्म यूज किया कि कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो लिफ्ट हुआ किसकी वजह से? कैपिलरिटी की वजह से. इट मीन्स दी स्टोरी रिड्यूसेस टू व्हाट? कैपिलरिटी. कि जो कैपिलरी फोर्सेस हैं ये कहाँ से डेवलप हो जाते हैं, या जो कैपिलरी फोर्सेस होते हैं वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं? दे डिपेंड्स अपॉन व्हाट. तो कैपिलरी वाटर को समझने के लिए मैंने एक नया टर्म यूज कर लिया, कैपिलरी फोर्सेस. ये वो पानी है जो लिफ्ट हुआ कैपिलरी फोर्स की मदद से. इट मीन्स विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिलरी फोर्सेस ऑल्सो. तो पहले एक बार कैपिलरी वाटर को एनालाइज कर ले, फिर कैपिलरी फोर्स पे भी आ जाएंगे. देन विल कम टू द कैपिलरी फोर्स ऑल्सो. तो कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर होता है, इट इज द वाटर. So it is the water which is being lifted, which is being lifted, which is being lifted by capillary forces, which is being lifted by capillary forces, capillary forces above the free water surface level, above the free water surface level, above the free water surface level. तो वो पानी जो लिफ्ट हुआ कैपिलरी फोर्सेस की वजह से फ्री वाटर सरफेस लेवल के ऊपर, इसको हम बोल देते हैं कैपिलरी वाटर. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पानी किस में रहता है? दिस वाटर रिमेन्स इन सस्पेंशन. सो दिस वाटर रिमेन्स इन सस्पेंशन इन द वॉइड्स. सो दिस वाटर रिमेन्स इन सस्पेंशन इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल, voids of the soil, and fills the void, and fills the voids up to a certain distance, and fills the void up to a certain distance, and fills the void up to a certain distance, up to a certain distance, up to a certain distance above the water table level, certain distance above the water table level, above the water table level, which is further classified as follows. Above the water table level, which is further classified as follows. तो ये दो पॉइंट बताए अभी तक आपको.
these 2 points I have mentioned. So capillary water वो water होता है, capillary water वो water होता है which is being lifted above the free water surface level because of the capillary force. Second point, this water will remain in suspension in the voids. ये water कहाँ रहेगा? Suspension में रहेगा voids के अंदर, और voids को fill कर देगा up to a certain distance above the water table level. ये voids को fill कर देगा कुछ दूरी पे above the water table level, जिसको हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है, और वो क्लासिफिकेशन आप सबको पता है. above the water table level जो हमारी जोन होती है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो अर्थ क्रस्ट के नीचे और वाटर टेबल लेवल के ऊपर जो हमारी जोन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज टर्म्ड एज व्हाट? above the water table level and below the ground level the zone is technically termed as what? डिस्कस किया हुआ है हमने इसको डिटेल में एनवायरनमेंट के अंदर. In detail we have discussed about this in environment. So above water table level, below the ground level, the zone is technically termed as what? इस zone को हम technically क्या बोल देते हैं? Above the water table level, below the ground level, zone is technically termed as what? एक एक बात बता रहा है कि डिटेल के अंदर. Each and every point we have discussed in detail. तो उसको दोबारा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. So again I am mentioning the entire classification of the zone. तो फिर से हम मेंशन कर रहे हैं पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ जोन को. कैपिलरी जोन बोल देते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत याद रखते हो चीजों को. तो अबव दी वाटर टेबल लेवल के ऊपर और ग्राउंड लेवल के नीचे, तो ये हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है. दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल. सो दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल. ये हमारा ग्राउंड लेवल है. इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ, दिस जोन इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? जोन ऑफ एरेशन. इस जोन को जोन ऑफ एरेशन बोला जाता है. तो जोन इज टेक्निकली टर्म्ड एज जोन ऑफ एरेशन. तो इस जोन को हम टेक्निकली बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन. तो ये हमारी जोन थी, जोन ऑफ एरेशन. जोन ऑफ एरेशन को हमने आगे और बाइफरगेट कर रखा है. किसमें बाइफरगेट कर रखा है? सो जोन ऑफ एरेशन इज फर्दर बाइफरगेटेड. तो जोन ऑफ एरेशन को हमने आगे और बाइफरगेट कर दिया. किस किस के अंदर? पहली जोन है जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन. सो जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन. नेक्स्ट क्या हमारी? नेक्स्ट जोन है जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन. नेक्स्ट इज टर्म्ड एज जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन. सो जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन. सो पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन. और इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरमीडिएट जोन. इसको इंटरमीडिएट जोन भी बोला जाता है. तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरमीडिएट जोन. और पहली जोन का नाम क्या रखा था? हमने पहली जोन का नाम रखा था सॉइल एंड रूट वाटर जोन. द फर्स्ट ऑफ द जोन इज टर्म्ड एज सॉइल एंड रूट वाटर जोन. तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी. किसकी? जोन ऑफ एरेशन की. दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ जोन ऑफ एरेशन. अब इसको डिटेल में समझते हैं. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन डिटेल. तो ये हमारी सॉइल और रूट वाटर जोन है. सो दिस इज अवर सॉइल एंड रूट वाटर जोन. ये वो जोन है जहां पे रूट्स पेनिट्रेट करती हैं. इसको इरिगेशन में करेंगे हम. विल टॉक अबाउट दिस इरिगेशन. तो ये जो सॉइल और रूट वाटर जोन है, इसकी पूरी डिस्कशन होती है इरिगेशन में. इट्स एंटायर डिस्कशन विल बी डन इन द इरिगेशन. तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं कैपिलरी वाटर की. वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिलरी वाटर. तो फोकस उसी के ऊपर होगा हमारा. द फोकस विल बी ऑन दैट ओनली. तो फोकस हमारा उसी के ऊपर चलेगा, कैपिलरी वाटर के ऊपर. तो कैपिलरी वाटर कौन सा पानी होता है? कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है विच इज बीइंग लिफ्टेड अबव द वाटर टेबल लेवल बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्सेस. तो मुझे ये बताओ पहले, तो वाटर टेबल लेवल के नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? वाटर टेबल लेवल के नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? वाटर टेबल लेवल के नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? इट इज 1. चलो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1. अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब बस ये होता है सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं. इस बात का मतलब ये होता है सारे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं. पर एक फर्क है. क्या फर्क है? ये सारे वॉइड्स कौन से पानी से भरे हुए हैं? ये सारे वॉइड्स भरे हुए हैं ग्राउंड वाटर से. ऑल दीज वॉइड्स आर फिल्ड विद ग्राउंड वाटर.
अब कैपिलरी वाटर जोन क्या होती है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज कैपिलरी वाटर जोन, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो पहला पॉइंट, कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है, कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो लिफ्ट हुआ किसकी वजह से, ये लिफ्टिंग मैंने आपको दिखा रखी है एरो बना के ब्लू कलर के। तो कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो लिफ्ट हुआ कैपिलरी फोर्सेस की वजह से फ्री वाटर सरफेस लेवल के ऊपर। ये वॉइड्स में रहता है सस्पेंशन के अंदर, और कुछ वॉइड्स को भर देता है अप टू अ डिस्टेंस अबव द वाटर टेबल लेवल, और कुछ वॉइड्स को भर देता है अप टू द डिस्टेंस अबव द वाटर टेबल लेवल। इसका मतलब इस जोन को हम बोल देते हैं जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। तो वो जोन जिसमें सारे वॉइड्स फिल्ड हैं कैपिलरी वाटर से, उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। वो जोन जिसमें सारे वॉइड्स फिल्ड हैं कैपिलरी वाटर से, उसको हम बोल देते हैं जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। इसके ऊपर आती है इंटरमीडिएट जोन, या इसके ऊपर आती है जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन। यहां पर भी पानी कैपिलरी फोर्स की वजह से लिफ्ट हुआ है, यहां पर भी पानी कैपिलरी फोर्स की वजह से लिफ्ट हुआ है, पर यहां पर सारे वॉइड्स फिल्ड नहीं है कैपिलरी वाटर से, इसलिए यहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है लेस देन 1। तो यहां पर जो छोटे वॉइड्स हैं, यहां पर जो छोटे वॉइड्स हैं वो फिल हो जाते हैं किससे, कैपिलरी वाटर से, पर जो बड़े वॉइड्स हैं उसमें एयर प्रेजेंट होती है। तो स्मॉलर वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर, विच वाटर, कैपिलरी वाटर, बट द बिगर वॉइड्स आर फिल्ड विद द एयर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज लेस देन 1, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम निकल के आता है। और पहली होती है हमारी सॉइल और रूट वाटर जोन, इसमें भी कैपिलरी वाटर होता है, हियर आल्सो कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट बट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। और वो कॉन्टैक्ट मॉइस्चर क्या होता है वो भी आगे देख लेंगे, दैट विल सी। तो उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी मैं कि कॉन्टैक्ट मॉइस्चर क्या होता है। तो पहली जोन में भी आपको कैपिलरी वाटर मिल जाएगा, पहली जोन में भी आपको कैपिलरी वाटर मिल जाएगा, पर वो कॉन्टैक्ट मॉइस्चर के फॉर्म में होगा। तो अभी तक बस क्या डिस्कस किया हमने, कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो लिफ्ट हुआ वाटर सरफेस के ऊपर, फ्री वाटर सरफेस के ऊपर बाय कैपिलरी फोर्स। ये वॉइड्स में रहेगा सस्पेंशन के अंदर, और कुछ दूरी तक वॉइड्स को फिल कर देगा। जहां पर सारे वॉइड्स फिल हो जाएं उसको हम बोल देंगे जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। जहां पर कुछ वॉइड्स ही फिल्ड हो इसको हम बोल देंगे जोन ऑफ पार्शियल कैपिलरी सैचुरेशन। जहां पर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट हो कॉन्टैक्ट मॉइस्चर के फॉर्म में, उसको हम बोल देंगे सॉइल और रूट वाटर जोन। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज सॉइल और रूट वाटर जोन। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फॉर एनीवन अप टिल नाउ। रिपीट करना है इस पे कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस, क्लियर है सब? चलिए अभी तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हमारा, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कि ये जो कैपिलरी फोर्स है किस पे डिपेंड कर जाता है, ये जो कैपिलरी फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर जाती है। द कैपिलरी फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, कैपिलरी फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर इन दी, कैपिलरी प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। तो जो कैपिलरी फोर्स होता है वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन के ऊपर। कैपिलरी फोर्स डिपेंड कर जाती है प्रेशर इन द वाटर इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेयर। कैपिलरी फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द वॉइड, बिल्कुल सही बात है, हेल्पिंग हैंड। कैपिलरी फोर्सेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द वॉइड। अब इतनी सारी चीजें हैं जो कैपिलरी फोर्स को गवर्न करती हैं। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं मेंशन कर देता हूं, आई एम मेंशनिंग दिस आल्सो, आई एम मेंशनिंग दिस आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं मेंशन कर रहा हूं, उसको मैं मेंशन कर रहा हूं कैपिलरी फोर्सेस जो होते हैं। सो कैपिलरी फोर्सेस डिपेंड्स ऑन, कैपिलरी फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर डिपेंड है सरफेस टेंशन, तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स। सो इट विल डिपेंड अपॉन सरफेस टेंशन, ये डिपेंड कर जाएगा प्रेशर, ये डिपेंड कर जाएगा प्रेशर इन वाटर, प्रेशर इन वाटर in relation to atmospheric pressure, in relation to atmospheric pressure, in relation to atmospheric pressure, in relation to atmospheric pressure। तीसरी चीज जो इसने बताई हेल्पिंग हैंड ने, it depends upon size of the void, so it depends upon size of the void। Next it also depends upon
कन्फर्मेशन या ओरिएंटेशन ऑफ वॉइड्स। तो जो हमारी कैपिलरी फोर्सेस हैं जो कैपिलरी वाटर को लिफ्ट करती हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेशर इन वाटर इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर डिपेंड कर जाएगी वॉइड के साइज के ऊपर, ये डिपेंड कर जाएगी वॉइड का ओरिएंटेशन क्या है। अब एक एक करके सारी बातों को उठाएंगे। आई रेफर ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन, एक एक करके सबको उठाते हैं। पहला फैक्टर आया हमारे पास सरफेस टेंशन। द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन क्या होती है? अब कंसेप्ट है आपके वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का, द कंसेप्ट इज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, पर उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे कि ये सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन कहाँ डेवलप होती है, इसको सरफेस टेंशन क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। तो ये सारी बातों को एक बार समझ लेते हैं क्या। ये जो सरफेस टेंशन है प्रॉपर्टी होती है, ये सरफेस टेंशन है प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की एट द सरफेस ओनली। हमारा भी फ्लूइड क्या है? वाटर है, प्रेजेंटली अवर फ्लूइड इज वाटर। तो ये सरफेस टेंशन डेवलप कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। हाउ दिस सरफेस टेंशन डेवलप्स, दैट मैकेनिज्म कैन बी अंडरस्टूड। लेट अस सपोज ये हमारा पानी का सैंपल है, दिस इज अवर वाटर सैंपल, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। देयर आर n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस वाटर सैंपल। तो मैंने कुछ पानी के मॉलिक्यूल उठा लिए, आई एम कंसीडरिंग सर्टेन वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूँ हमारी रेफरेंस को समझने के लिए कि सरफेस टेंशन है क्या, व्हाट इज द सरफेस टेंशन। तो ये हमारा पानी का लेवल है, ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल हैं, दीज आवर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो दीज आर दी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अवर गिवन सैंपल। So these are our water molecule present in our sample. So these are our water molecule. अब मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूँ। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम कंसीडरिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। मैंने इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जिसको शेड कर दिया है। जरा मुझे बताना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल इज नोन एज व्हाट? Force of attraction between two same types of particle is termed as what? Force of attraction between two same types of particle or molecule is termed as what? It is termed as cohesion. बिल्कुल सही बात है। तो जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने शेड कर रखा है, इसके चारों तरफ जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे? कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो मैंने पानी का मॉलिक्यूल कंसीडर कर रखा है हमारे सैंपल में, इसके चारों तरफ जो पानी के मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। दे आर अप्लाइंग द कोहेसिव फोर्स ओवर इट। क्लियर चीज। तो मुझे ये बताओ, जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आया? जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आया? द वाटर मॉलिक्यूल विच इज अंडर कंसिडरेशन, नेट फोर्स ओवर दिस इज व्हाट? 0। तो सारे पानी के मॉलिक्यूल जो उसके चारों तरफ हैं, इसको पकड़ के पुल कर रहे हैं कोहेजन से। सबने इक्वल फोर्स लगाया तो नेट फोर्स कितनी आ गई? 0 निकल के आ गई। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी किसी के लिए अभी तक? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम दिस? अब मैं अपना पानी का मॉलिक्यूल चेंज कर रहा हूं। नाउ आई एम चेंजिंग द वाटर मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन। अब जो मेरा पानी का मॉलिक्यूल है वो रेड कलर वाला है, जो सरफेस पे है। अब जो मेरा पानी का मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे, जिसको मैंने रेड कलर से शेड कर दिया। मेरे डायग्राम में इस पानी के मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने पानी के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? मेरे डायग्राम में इस पानी के मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने पानी के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? 3 पानी के मॉलिक्यूल है। 3 नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। मैंने 3 दिखाए हैं आपको। तो ये सारे के सारे इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। So all these water molecules surrounding the water molecule under consideration are applying cohesive forces over it. पर कैच क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा, पर वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स कैंसल आउट नहीं होगा। क्यों? हमारे कंसर्न्ड पानी के मॉलिक्यूल के नीचे तो पानी का मॉलिक्यूल है, पर हमारे कंसर्न्ड पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पानी नहीं है। इसके ऊपर तो क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर तो एयर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो अबव दिस व्हाट इज प्रेजेंट? एयर इज प्रेजेंट। और एयर और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एयर और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अडहेशन। इट इज टर्म्ड एज अडहेशन।
पानी और एयर के बीच का एडेशन बहुत कम होता है। पानी और एयर के बीच का एडेशन बहुत कम होता है पानी और पानी के कोहेजन के कंपैरिजन में। पानी और एयर के बीच का एडेशन बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू पानी और पानी के कोहेजन के बीच में। तो जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? तो जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने सरफेस पे कंसीडर किया, इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? डाउनवर्ड। और नेचर क्या होगा? हेल्पिंग हैंड। कुछ भी मत बोला करो बड़े बड़े टर्म्स, मैंने अभी तक कोई बड़ा टर्म यूज नहीं किया। तो बिल्कुल नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? हाँ बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, पर नेचर क्या होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट फोर्स? इट विल बी टेंसाइल। तो नीचे वाला पानी का मॉलिक्यूल इसको पुल करेगा, पर ऊपर एयर का मॉलिक्यूल इक्वल पुल अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनमें क्या डेवलप हो जाती है? जो पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनमें क्या डेवलप हो जाती है? जो पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनमें क्या डेवलप हो जाती है? एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। So whatever water molecules are available at the surface or at free surface, in them a net tensile force is developed. Thereby it is technically termed as surface tension. अब ये पानी क्या करता है? ये पानी अपने ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको मिनिमाइज करने के लिए, अब क्या होगा आप खुद ही बता दो। ये जो फोर्स है कहां लग रही थी? ये फोर्स लग रही है पार्टिकल के सरफेस के ऊपर लग रही है। ये जो फोर्स है पार्टिकल के सरफेस के ऊपर लग रही है। तो ये पानी क्या करता है? ये पानी, हाँ, सरफेस मॉलिक्यूल पे लग रही है। तो ये पानी क्या करता है? इस अनबैलेंस्ड सरफेस टेंशन फोर्स को मिनिमम करने के लिए ऐसी कर्वेचर अडॉप्ट कर लेता है कि सरफेस एरिया क्या निकल के आए? मिनिमम निकल के आए। So in order to reduce this unbalanced force, it try to attain a geometry such that its surface area comes out to be least. इस तरीके से कि इसका एरिया क्या निकल के आ जाए? सबसे कम निकल के आ जाए, ताकि सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। क्लियर है चीज कि क्यों इस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स? तो कैपिलरी फोर्सेस डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? डिपेंड कर जाता है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सरफेस टेंशन किसके ऊपर बेस्ड होती है? ये सरफेस टेंशन किसके ऊपर बेस्ड होती है? दिस सरफेस टेंशन इज बेस्ड अपॉन व्हाट? ये जो हमारी सरफेस टेंशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस सरफेस टेंशन इज बेस्ड अपॉन व्हाट? अब तो पूरी कहानी बता दी आपको, अब तो पूरी स्टोरी बता दी आपको। इट इज बेस्ड अपॉन बोथ कोहेजन और एडेशन। पर डोमिनेटिंग फोर्स क्या है हमारा? कोहेजन एडेशन दोनों है, पर डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है हमारा अभी? क्योंकि डोमिनेटिंग फोर्स कोहेजन है, हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ कोहेजन। तो रियल टर्म्स में दोनों की वजह से होती है, दोनों ही इन्वॉल्व है, कोहेजन भी इन्वॉल्व है, एडेशन भी इन्वॉल्व है। पर क्योंकि कोहेजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा निकल के आता है एडेशन से, हम बोल देते हैं कि सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, कि सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से है। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ये सरफेस टेंशन होती क्या है, क्यों डेवलप होती है, और सरफेस पे क्यों डेवलप होती है, व्हाई इट डेवलप्स ओवर द सरफेस ओनली। तो कैपिलरी फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दिस सरफेस टेंशन। कैपिलरी फोर्स किस पे डिपेंड कर जाती है? सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर जाती है। तो इसको मैं नोट करके मेंशन कर देता हूं। आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। तो सरफेस टेंशन, इसको नोट में मेंशन कर देते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि आगे भी काम आएगा आपके एफएम के अंदर। तो इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स आल्सो इट विल बी हेल्पफुल। तो सरफेस टेंशन क्या है हमारी? सो सरफेस टेंशन अब क्या है सरफेस टेंशन? इट इज द प्रॉपर्टी which exist in the surface film of water, which tends to contract the contained volume of water into a
into a form having minimum surface area, having minimum surface area, having minimum surface area। तो ये बेसिक कहानी हमारी किसकी, दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसको ध्यान रखना हमेशा आगे। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है विच एग्जिस्ट इन दी सरफेस फिल्म, जो एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, सरफेस फिल्म में एग्जिस्ट करती है वाटर के, विच टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द कंटेन्ड वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू अ फॉर्म हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। क्लियर है पूरी स्टोरी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन। अगर 4 ऑप्शंस आए तो हमें क्या टिक करना है, 4 ऑप्शंस मतलब, तो ऑप्शन कौन कौन से ये भी तो बताओ, 4 ऑप्शन तो आते ही हमेशा। 4 ऑप्शन में क्या चीज बतानी है आपको, इन 4 ऑप्शन में क्या चीज बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल रेफर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो कैपिलरिटी है वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। अब हम आ जाते हैं किसके अंदर, नाउ विल एंटर इनटू दी सॉइल। अब हम एंटर कर जाते हैं हमारे सॉइल में, या इसको अप्लाई करते हो आप नॉर्मल कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी। यू कैन अप्लाई दिस इन योर सॉइल ऑल्सो, यू कैन अप्लाई दिस इन दी कैपिलरी ट्यूब ऑल्सो। दोनों चीजें इक्वलेंट है, बस थोड़ा बहुत चेंज है दोनों के अंदर, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दी टू। तो स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ये जो पानी लिफ्ट होगा कैपिलरिटी की वजह से, ये जो पानी लिफ्ट हुआ कैपिलरी फोर्सेस की वजह से, ये कब तक लिफ्ट होता जाएगा, ये जो पानी लिफ्ट होगा कैपिलरिटी की वजह से, ये कब तक लिफ्ट होता जाएगा, इट विल लिफ्ट अप टू वेयर, ये जो पानी लिफ्ट होगा कैपिलरिटी की वजह से कब तक लिफ्ट होता जाएगा, ये तब तक लिफ्ट होता जाएगा जब तक हमारा सरफेस टेंशन किसके बराबर नहीं हो जाए। इट विल लिफ्ट अप टू एन एक्सटेंट सरफेस टेंशन बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर। तो जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं वो पानी को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं, और जो पानी का सेल्फ वेट है वो क्या कर रहा है, उसको लिफ्ट होने से रोक रहा है। तो सरफेस टेंशन फोर्सेस या कैपिलरी फोर्सेस पानी को तब तक लिफ्ट कराते रहेंगे जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाए किससे, वेट ऑफ द वाटर से। यहां से हमारा एक और कंसेप्ट निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, व्हेन सरफेस टेंशन विल बिकम इक्वल टू वेट, इट विल बिकम इक्वल टू द वेट। सरफेस टेंशन वेट नहीं हो जाएगी, सरफेस टेंशन वेट के बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं राइज ऑफ द वाटर, so we can say rise of the water in voids, so rise of the water in voids of soil, in voids of soil takes place up to an extent surface tension force, up to an extent surface tension force balance the surface tension force balance the weight of the water in voids। तो पानी का राइज तब तक होगा हमारे वॉइड्स के अंदर बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्सेस, जब तक सरफेस टेंशन बैलेंस नहीं कर दे पानी के वेट को। इस बात को हम समझ भी सकते हैं सेम थ्योरी अप्लाई करके। अब हम सेम थ्योरी अप्लाई करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज अवर सॉइल सैंपल। मैंने सॉइल के सैंपल को मैग्नीफाई कर दिया, आई मैग्नीफाइड दी सॉइल सैंपल। तो हमने सॉइल के सैंपल को मैग्नीफाई कर दिया। ये हमारी वाटर टेबल लेवल है, दिस इज अवर वाटर टेबल लेवल। तो ये हमारी वाटर टेबल लेवल है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको कौन लिफ्ट कर रहा है ऊपर, जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको कौन लिफ्ट कर रहा है ऊपर। तो पानी के मॉलिक्यूल बना के भी दिखा देता हूं मैं आपको। सो जो पानी का मॉलिक्यूल है इसको किसने लिफ्ट किया ऊपर, तो पानी के मॉलिक्यूल को लिफ्ट कराया किसने, सरफेस टेंशन ने। और सरफेस टेंशन किसकी वजह से थी, सरफेस टेंशन वाज बिकॉज ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन वाज बिकॉज ऑफ बोथ कोहेजन एंड एडिशन। पर कोहेसिव फोर्सेस क्या थे, डोमिनेटिंग थे हमारे, कोहेसिव फोर्सेस वर डोमिनेटिंग। तो पानी हमारा लिफ्ट हो रहा है, वाटर इज गेटिंग लिफ्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, so water is getting lifted because of capillary forces। तो कैपिलरी फोर्स पानी को लिफ्ट करती जा रही है। तो मैंने ये डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखा दिया, दिस आई हैव शोन इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। तो ये पानी लिफ्ट हो रहा है ऊपर। पानी को लिफ्ट होने से कौन रोक रहा है, पानी को लिफ्ट होने से रोक रहा है पानी का वेट।
पानी को लिफ्ट होने से कौन रोक रहा है? पानी का वेट। तो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर पूरा, ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विद दी वाटर। तो ये पानी तब तक लिफ्ट होगा, मुझे हाइट निकालनी है राइस की, तो ये पानी तब तक लिफ्ट होगा या राइस होगा वॉइड्स के अंदर जब तक हमारे सरफेस टेंशन फोर्सेस, तो जब तक हमारे सरफेस टेंशन फोर्सेस किसको बैलेंस नहीं कर दें, जब तक हमारे सरफेस टेंशन फोर्सेस पानी के वेट को बैलेंस नहीं कर दें। तो अगर मैं इस पानी का एफवीडी बनाऊं, इफ आई शो दी एफवीडी ऑफ दिस, इसको मैंने बाहर निकाला, इसको मैंने बाहर निकाला और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, तो शेप्स निकाल लिए, शेप्स निकाल लिए, ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वाटर। तो जो पानी का सैंपल मैंने बाहर निकाला है उसका मैंने एफबीडी बना के दिखा दिया आपको। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट? एक सल्फेट, दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा सरफेस टेंशन फोर्स। द सेकंड फोर्स एक्टिंग इज सरफेस टेंशन फोर्स। और ये सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लग रही है? सरफेस टेंशन फोर्स चारों तरफ लग रही है। दिस सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्टिंग थ्रू आउट दी पेरीफेरी ऑफ द वाटर। तो ध्यान रखना है इस चीज का, जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये इसके चारों तरफ लग रहे हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कांटेक्ट एंगल है, दिस इज अवर कांटेक्ट एंगल अल्फा। अगर मैं इसी का आपको प्लान दिखाऊं, इफ आई शो यू द प्लान ऑफ दिस, तो अगर मैं इसी का प्लान दिखाऊं आपको, लेट सपोज ये हमारा प्लान है, दिस इज द प्लान, तो ये हमारा प्लान है। तो सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? सरफेस टेंशन फोर्स ये चारों तरफ लग रहा है इसके। तो सरफेस टेंशन फोर्स हमारे पानी के चारों तरफ लग रहा है पेरीफेरी पे। सो दिस इज अवर सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है। तो जितना पॉसिबल डिटेल में हो सकता है इस कहानी को आपको बता दिया है, दैट हाउ दिस सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्टिंग ओवर द वाटर। तो हम बोल सकते हैं पानी तब तक राइज करेगा जब तक सरफेस टेंशन फोर्स किसको बैलेंस नहीं कर लेता, पानी के वेट को बैलेंस नहीं कर देता। तो हम बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस कैपिलरी वाटर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या होने चाहिए? इस पानी के इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या निकल के आनी चाहिए? जीरो निकल के आनी चाहिए। किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, लेट सपोज अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितनी फोर्स लग रही है? इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट द टोटल फोर्स एक्टिंग? अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट द टोटल फोर्स एक्टिंग? अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितनी फोर्स लग रही है हमारी? ध्यान रखना है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। टेक प्रॉपर केयर, सरफेस टेंशन फोर्स इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो व्हाट द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन? इट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू पाई इनटू डी। तो कहां लग रहा है ये सरफेस टेंशन फोर्स हमारा? ये सरफेस टेंशन फोर्स पूरी पेरीफेरी पे लग रहा है। तो वो पेरीफेरी मैंने आपको हाईलाइट करके दे दी है। आई हैव हाईलाइटेड दिस पेरीफेरी। तो सरफेस टेंशन इनटू पाई डी, ये तो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स बन गया टोटल। इसका कौन सा कंपोनेंट? इसका कौन सा कंपोनेंट? विच कंपोनेंट ऑफ दिस? विच कंपोनेंट ऑफ दिस? लेट सपोज ये अल्फा है, ये थीटा है। दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा, दो एंगल है हमारे। किसी के टर्म में भी लिख दो, यू कैन राइट दिस इन एनी फॉर्म। ये अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा है वर्टिकल के साथ। तो जो मन करता है वो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन एनी फॉर्म। पर ध्यान रखना थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा इज टर्म्ड एज कांटेक्ट एंगल। थीटा हमारी कांटेक्ट एंगल होती है। और सवाल में यहीं पे चेंज कर देगा, सवाल में यहीं चेंज कर देगा। मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा थीटा के फॉर्म में, वो आपको रिजल्ट दे देगा किसके फॉर्म में? अल्फा के फॉर्म में। ही विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ध्यान रखना है हमारा कांटेक्ट एंगल किसके साथ होता है? कांटेक्ट एंगल वर्टिकल के साथ होता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? कांटेक्ट एंगल बोल देते हैं। ये ध्यान रखना वहां पे। बट इन दी प्रॉब्लम ही मे चेंज दी अल्फा गिवन टू यू और थीटा गिवन टू यू, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। तो अगर आप थीटा के टर्म में लिखोगे कॉस कंपोनेंट, सो कॉस थीटा की जगह और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? तो टी एस पाई डी, कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, इट इज ओनली द सेम थिंग। माइनस सल्फेट ऑफ द वाटर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पर कुछ भी?
What about the weight of the water? What about the weight of the water in this capillary fringe? पानी का वेट कितना है इस पूरी कैपिलरी फ्रिंज के अंदर? निकाल सकते हैं पानी का वेट. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू हाइट ऑफ द वाटर. तो कितना कितना वेट है पानी का, इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सरफेस टेंशन इनटू पाई डी इनटू कॉस थीटा माइनस वेट. सो वेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट. सो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट. व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम कितनी है पानी की? व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर? This is equal to area pi d square by 4 into height into unit weight. So into height into unit weight. Simplify करके निकाल लो. Height of capillary rise कितनी आ गई? अगर मैं simplify करके निकालूं, height of capillary rise कितनी आ गई? pi d cancel out हो गया. So pi d is cancel out. So it comes out to be 4ts upon gamma w into d. So 4ts upon gamma w into d into cos theta. इनटू कॉस थीटा. तो ये है हमारी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. तो पानी कितना राइज करेगा, पानी कितना राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर या वॉइड्स के अंदर, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. सो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज comes out to be 4ts where ts is surface tension force into cos theta where theta is the contact angle upon gamma w into d where d stands for what? यहाँ d का मतलब क्या है? d is the size of the void. d void का साइज है या साइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब या आप बोल सकते हो डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो मर्जी बोलिए सर. क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सो व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज? व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज? अब मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है कैपिलरी राइज की. सो वी कैन से फॉर मैक्सिमम height of capillary rise, for maximum height of capillary rise थीटा कितना होना चाहिए? for maximum height of capillary rise hc max थीटा कितनी होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0. अगर थीटा 0 हो जाएगा cos थीटा कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा. so maximum height of capillary rise comes out to be 4ts upon gamma w into d. तो आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी कैपिलरी राइज की जब थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी कॉन्टेक्ट एंगल 0 हो जाए, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए. और अल्फा बिकम्स हाउ मच? 90 डिग्री. एक ही बात है. तो इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो सवाल में ध्यान से पढ़ना, वो एंगल कहां से बताता है? वर्टिकल से बताता है या हॉरिजॉन्टल से बताता है? वेदर एंगल इज गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब ये तो हमने जनरल बात करी. हियर वी हैव टॉक्ड इन जनरल. अब बात करते हैं स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे. क्या पूछेगा? एट 20 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 72.8 इंटू 10⁻⁻8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर. 20 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन जो होती है पानी की, इट इज 72.8 इंटू 10⁻⁸ किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर. तो मुझे मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाल के बता दो कितनी आ रही है? व्हाट द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कमिंग आउट? व्हाट द मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कमिंग आउट? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितनी होगी? 20 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन बता दिया मैंने आपको. गामा डब्ल्यू की वैल्यू इज नोन टू अस. गामा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, मुझे निकाल के बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितना आ रहा है? एट 20 डिग्री सेल्सियस इट इज हाउ मच? हेल्पिंग हैंड कैलकुलेट करो, डायरेक्टली मत बताओ. गलत है आंसर आपका. कैलकुलेट करके बताइए इसे. एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज? वैल्यू दे रखी है सरफेस टेंशन की आपको. I have given you the exact value of surface tension. It comes out to be 0.29 by d. ये d जैसे मर्जी लिख दो. यहाँ पे मैंने d कैसे लिखा हुआ है? पीछे मैंने कैपिटल D लिखा हुआ है, तो कैपिटल D लिख रहा हूँ यहाँ पे भी. So I'm writing capital D. So 0.29 by d. So this is the maximum height of the capillary rise. भूपेंद्र क्रॉस चेक करो अपनी कैलकुलेशन को. क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन.
डी होनी चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, डी शुड बी इन सेंटीमीटर। जो हाइट निकल के आएगी राइस की वो भी सेंटीमीटर में निकल के आएगी। भूपेंद्र क्रॉस चेक, क्या आ रहा है रिजल्ट आपका? रिजल्ट चेक करो। उसी तरीके से एट 4 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 75.8 इंटू 10⁻⁻8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब निकाल के बताओ मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितनी आ रही है? बिल्कुल सही बात है गोविंद, आपने परफेक्ट आंसर निकाल के दिया है। So at 4 degree Celsius, what is surface tension coming out? 75.8 into 10⁻⁻8 kilonewton per centimeter. So what is the maximum height of capillary rise? Maximum height of capillary rise comes out to be 0.3 by d centimeter, where d is in centimeter. ये standard result है, objective पूछेगा इसमें आपसे। These are the standard result which can be directly referred in the form of objective, जो आप directly objective form में बता सकते हो। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? अब दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करो और मुझे ये बताओ टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या कर रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर height of capillary rise is increasing or decreasing? With increase in temperature, height of capillary rise is increasing or decreasing? ये घट रही है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो रही है? ये वैल्यू कम हो रही है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो रही है? This value is reducing. Reason being what? Surface tension is reducing. ऐसा ही आ रहा है? क्लियर है चीज? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहां से। तो नोट क्या बोल रही है? नोट बोल रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होती है? कम होती है। तो ये डायरेक्टली आपको कंक्लूजन निकाल के बता दिया। डायरेक्टली दिस कंक्लूजन इज बीइंग गिवन टू यू। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। विल रेफर दिस पॉइंट इन फर्दर डिटेल। कैसे? अब इस पॉइंट को और डिटेल में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं डिटेल में चेक करो। लेट अस सपोज ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है। दिस इज अवर कैपिलरी ट्यूब। So let us suppose this is our capillary tube. ये हमारी कैपिलरी ट्यूब दिखा रखी है आपको। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। दिस इज अवर वाटर टेबल लेवल, ये हमारा वाटर टेबल लेवल है। दिस इज अवर वाटर लेवल, तो ये हमारा वाटर लेवल है। तो ये हमारा वाटर लेवल है। दिस इज द मेनिस्कस व्हिच इज फॉर्म्ड एट द सरफेस। ये मेनिस्कस बनी सरफेस पे। अब साफ नहीं दिख रही, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द कलर ताकि मेनिस्कस देखने में आसानी हो आपको। So this is the meniscus which is formed at the surface. ये meniscus है जो हमारे surface पे बनी। Let us suppose this is the center और ये हमारी radius of meniscus है। This is the radius of meniscus which is being shown to you. तो ये हमारी radius of meniscus है। So ये हमारी size थी capillary tube की D. This was the size of capillary tube. This is the radius of meniscus. ये radius of meniscus है। तो जो meniscus बनी है हमारी surface पे वो भी आपको बना के दिखा दी है। हमारा सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है कितने एंगल पे? सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ व्हाट? थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल। तो सरफेस टेंशन फोर्स वर्टिकल से कितने एंगल पे लग रहा है? थीटा एंगल पे लग रहा है। पर ये सरफेस टेंशन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस। तो ये हमारा मेनिस्कस है। मेनिस्कस की रेडियस आपको बना के दिखा दी, सरफेस टेंशन फोर्स दिखा दिया। रेडियस और सरफेस टेंशन फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। तो सरफेस टेंशन कहाँ लग रही है? टेंजेंट पे लग रही है जहां पर ये मेनिस्कस फिनिश हुई है। और ये कितना एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ? ये थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है। दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। तो अब
अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है? रिमेनिंग एंगल इज हाउ मच? इसको मैं अलग से बना के भी दिखा देता हूं आपको। दिस इज अवर रेडियस, ये हमारा वर्टिकल है, दिस इज अवर वर्टिकल, और ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है, दिस इज अवर सरफेस टेंशन फोर्स। सो दिस इज सरफेस टेंशन, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है हमारा। तो जो रिमेनिंग एंगल है रेडियस के बीच में और सरफेस टेंशन के बीच में, वो कितना आ गया? द रिमेनिंग एंगल बिटवीन द रेडियस एंड वर्टिकल इज हाउ मच? The remaining angle between the radius and vertical is how much? 90 minus theta. So this angle will be 90 minus theta. तो ये एंगल हमारा 90 minus theta है, ये एंगल हमारा 90 minus theta है. So this is 90 minus theta. Now refer this triangle. In this triangle, if one of the angle is 90 minus theta, the other angle is 90, third angle will be how much? इस ट्राइंगल के अंदर वन ऑफ द एंगल इज 90 माइनस थीटा, वन ऑफ द एंगल इज 90, थर्ड एंगल विल बी हाउ मच? थीटा. तो ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा. तो थर्ड एंगल विल बी थीटा. नाउ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड, ये जो ट्राइंगल बना है उसमें हमारा जो बेस है वो कितना है? d/2 है. दिस कंप्लीट वाज डायमीटर, सो हाफ ऑफ द डायमीटर विल बी d/2, या रेडियस बोल दो इसे आप. So what is the relationship between dia of the capillary tube and radius of meniscus? What is the relationship between dia of the capillary tube and radius of meniscus? In this triangle, if I calculate cos theta, so cos theta will be equal to what? Base upon hypotenuse. From here we can say d is equal to 2r cos theta. So d is equal to 2r cos theta. ये वैल्यू निकल के आ गई. So our height of capillary rise was how much? 4ts cos theta upon gamma w into d. This was our height of capillary rise. If I substitute the value of dia of the tube, in terms of radius of meniscus, so into 2r cos theta, this will get cancelled out. ये cancel out हो जाएगा. So height of capillary rise comes out to be how much? It comes out to be 2ts. So it comes out to be 2ts upon gamma w into r. So height of capillary rise can also be written in terms of radius of meniscus. आप height of capillary rise को radius of meniscus के टर्म में भी लिख सकते हो. और क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? What is the relationship between height of capillary rise and radius of meniscus? There is an inverse relationship between the two. There is an inverse relationship between height of capillary rise and radius of meniscus. It means what conclusion you draw from this? More is the radius of meniscus, lesser is the height of capillary rise. अगर radius of meniscus ज्यादा होगा, height of capillary rise क्या होगी? कम होगी. अगर radius of meniscus कम होगी, height of capillary rise ज्यादा मिलेगी आपको. अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं सॉइल के अंदर. We'll draw the conclusion of this concept in our soil. अब आप मुझे बताओगे. Let us suppose these are the soil particles. So these are the soil particles. This is the radius of meniscus at different water content. ये radius of meniscus है अलग-अलग water content पे. So I have shown the radius of meniscus at 3 different water content. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Now comment where water content is more, where water content is less. Where water content is more, where water content is less. So I have to relate between water content of 1, water content 2 and water content 3. इन तीनों में से कौन सी स्टेट पे वाटर कंटेंट सबसे कम है? वाटर कंटेंट 3 पे ज्यादा है. बिल्कुल सही बात है. वाटर कंटेंट एट थर्ड पॉइंट इज मोर देन द वाटर कंटेंट एट सेकंड पॉइंट इज मोर देन द वाटर कंटेंट एट फर्स्ट पॉइंट. अभिषेक शुक्ला उल्टा बता रहे हो. तो वाटर कंटेंट थर्ड पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, सेकंड पॉइंट पे कम है और फर्स्ट पॉइंट पे सबसे कम है. और थर्ड पॉइंट पे वाटर कंटेंट इतना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही 1 हो गई है, सैचुरेट कर गई है. सारे वॉइड्स किससे भर गए? पानी से भर गए. सो कंप्लीट वॉइड इज फिल्ड विद द वाटर एट वाटर कंटेंट ऑफ 3. क्लियर है चीज? इसका मतलब मुझे बताओ, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस में क्या फर्क पड़ रहा है? As the water content is increasing, what is the effect over radius of meniscus?
जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस पे क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे वैसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ती जा रही है, तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होती जाएगी, एज द वाटर कंटेंट इंक्रीजेस रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीजेस, सो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिक्रीजेस, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगी रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितनी होगी, डायग्राम में बना के भी दिखा रखी है R3, डायग्राम में बना के भी दिखा रखी है आपको R3, आई हैव शोन इन डायग्राम आल्सो। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगी तो उस समय रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस इन्फिनिटी हो जाएगी तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कितनी हो जाएगी, 0। If radius of meniscus is infinity, height of capillary rise will become 0. What conclusion you draw from this? What conclusion you draw from this? We can say with increase in water content, radius of meniscus increases. Hence height of capillary rise decreases. Height of capillary rise decreases. And when soil becomes completely saturated, meniscus is destroyed. Meniscus is destroyed. हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, meniscus is destroyed मतलब R की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। Hence height of capillary rise becomes 0. हाइट ऑफ कैपिलरी राइज हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कौन सी सॉइल में ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब आपको हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा मिलेगी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल कम आउट टू बी मैक्सिमम फॉर विच सॉइल, height of capillary rise will come out to be maximum for which soil, it will come out for dry soil in which water is just added. हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आपको उस सॉइल में मिलेगी जो ड्राई हो और उसमें पानी आपने जस्ट अभी डाला ही है, उसके अंदर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज सबसे ज्यादा निकल के आएगी। तो विल कम आउट टू बी मैक्सिमम इन ड्राई सॉइल इन विच वाटर इज जस्ट एडेड, क्योंकि उस समय रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल बी वेरी हाई और वेरी लेस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल बी वेरी लेस। बेटा क्ले कहां से आ गया इसके अंदर, क्ले की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कोई, या वाटर कंटेंट की बात हो रही है, क्ले कहां से आ गया बीच में। तो उस समय रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगी मिनिमम और आपको हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मिलेगी मैक्सिमम। तो ये भी लिख सकते हो आप, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी मेंशन्ड। सो कैपिलरिटी comes to be maximum for dry soil in which water is just added, जिसमें आपने पानी जस्ट अभी ऐड किया हुआ। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से, any of these steps to be referred from this now? So we are done with a basic aspect of कैपिलरिटी। बेसिक जानकारी दे दी आपको किसकी, कैपिलरिटी की। सो बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिलरिटी इज गिवन टू यू। क्लियर है पूरी कहानी।
चलिए बाकी फिर कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बाकी कहानी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये बोला कि जितना कम वाटर कंटेंट होगा, अब ये तो रिलेशन निकली थी, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतनी कम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, तो जितना कम वाटर कंटेंट उतनी ज्यादा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। और सबसे कम वाटर कंटेंट किसमें मिलेगा आपको? ड्राई सॉइल में मिलेगा। अब ड्राई सॉइल है तो पानी तो है नहीं, राइज नहीं करेगा, तो फिर आपने पानी भी मिला दिया उसके अंदर, तो ड्राई सॉइल में आपने बस पानी मिलाया ही है अभी, उस समय हाइट ऑफ कैपिलरी राइज सबसे ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि उस समय वाटर कंटेंट मिनिमम होगा। एट दैट पॉइंट दी वाटर कंटेंट विल बी मिनिमम। तो लास्ट पॉइंट ये लिखा है हमने, दिस इज द लास्ट पॉइंट। मरकरी में उल्टा होता है, इन मरकरी इट इज जस्ट अपोजिट, वहां पे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा निकल के आते हैं एडहेसिव फोर्सेस से, पानी में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा निकल के आते हैं कोहेसिव फोर्सेस से। देयर कोहेजन इज डोमिनेटिंग ओवर एडहेशन, देयर एडहेशन डोमिनेट्स ओवर कोहेजन। यहाँ पे एडहेशन डोमिनेट कर जाती है कोहेजन के ऊपर। ये दिखाया तो पीछे आपको, देखो ये पानी लिफ्ट हुआ है, ये पानी को लिफ्ट होते दिखाया है, तो ये एडहेसिव फोर्सेस हैं। एडहेशन है किसके बीच में? सॉइल के बीच में और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। और कोहेजन है किसके बीच में? पानी और पानी के बीच में। पर मरकरी में जस्ट उल्टा है, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर, इसलिए वहां पे कैपिलरी राइज नहीं होती, कैपिलरी ड्रॉप होती है। इन केस ऑफ मरकरी कैपिलरी ड्रॉप इज ऑब्जर्व्ड। चलिए बाकी बाद में करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। थैंक यू एवरीवन। चलिए बाकी अभी कोई पीछे पूछ रहा था एक्सपीरियंस कितना है, अब वो मेरे ख्याल से चला गया होगा, अभी तक तो रुका ही कोई नहीं। इतना एक्सपीरियंस है कि उसके जैसे रोज हैंडल कर लेता हूं, तो कोई जानता होगा तो बता देना कितना एक्सपीरियंस है। तो इतना एक्सपीरियंस है कि उसके जैसे हजारों को हैंडल करता हूं रोज। चलो थैंक यू एवरीवन।